हेलो फ्रेंड्स। लॉ मीडिया विद मनीष में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस लॉज में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अभी तक 3 हम लोग ने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इन सीरीज़ को चलाने का, ताकि आप सिर्फ कंसेप्चुअल या थियोरेटिकल पार्ट पढ़ के लॉ समझ तो लेते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दे दी गई और उस सिचुएशन में आपको जो लॉज आपने पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक? और उससे जो है आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आप फोकस कर सकेंगे कि क्या पर्टिकुलर लॉ लगेगा, क्या आपके सेक्शंस लगेंगे, किस लीडिंग केस को हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, लॉ पॉइंट क्या होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो जब आप ये सब समझेंगे तो प्रैक्टिकली आप उस चीज़ों को अप्लाई कर सकेंगे और ये सब्जेक्ट आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए प्रॉब्लम 4 डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम 4 है, Ayushi, an auctioneer, advertised in the newspaper that a sale of office furniture would be held at Delhi. Nisha, a broker of Mumbai, reached Delhi on the appointed date and time. But the auctioneer, Ayushi, withdrew all the furniture from the auction sale. The broker, Nisha, sues her for her loss of time and expenses. Will Nisha succeed? तो क्वेश्चन ये है कि आयुषी एक ऑक्शनर हैं जिन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर में फर्नीचर, अपने ऑफिस के फर्नीचर के सेल का एडवर्टीजमेंट दिया, ठीक है? और निशा जो कि एक ब्रोकर थी, वो मुंबई में रहती थी, वो दिल्ली आई अपॉइंटेड डेट और टाइम पे। और आने के बाद उनको ये पता चला कि जो ऑक्शनर थी आयुषी, उन्होंने सारा फर्नीचर अपना विड्रॉ कर लिया और उसके बाद ये ऑक्शन जो थी वो ऑक्शन सेल कैंसिल कर दी। इससे जो ब्रोकर निशा थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया कि हमारा लॉस हुआ टाइम का और एक्सपेंसेस का। टाइम का इस तरीके से कि वो मुंबई में रहती थी और दिल्ली वो आई, फ्लाइट से आई या ट्रेन से आई या कैसे भी आई, तो उनका टाइम भी लगा और खर्चा भी हुआ। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि आप हमें कॉम्पनसेट करिए क्योंकि मेरा समय आपने बर्बाद किया और एक्सपेंसेस। तो क्या निशा सक्सीड करेंगी? क्या निशा को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? क्वेश्चन ये है, ठीक? आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम। और नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो सॉल्यूशन 4 में लिखा हुआ है कि ब्रोकर निशा वुड नॉट सक्सीड एंड हर सूट वुड बी डिसमिस्ड। मतलब वो, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा और उनका सूट, जो उनका केस उन्होंने फाइल किया है, वो डिसमिस कर दिया जाएगा। क्यों? The reason for this is that the auctioneer Ayushi did not make any offer, but she invited others to make offers to him by bidding. तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऑफर नहीं दिया, उन्होंने दूसरों को इनवाइट किया कि आप आइए और बिडिंग करके ऑफर करिए, ठीक? तो ये ऑफर नहीं था, ये क्या था? इनविटेशन टू ऑफर था। तो एडवर्टीजमेंट इज ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर बट नॉट एन ऑफर इटसेल्फ। Hence, the broker Nisha reaching Delhi does not amount to an acceptance, and therefore there can be no claim for loss of time and expenses. तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर केस है, ये बेसिकली क्या है कि उन्होंने इनविटेशन टू ऑफर दिया, ऑफर नहीं है। अगर ये ऑफर होता तो बेशक निशा को कॉम्पनसेशन मिलता और वो क्लेम कर सकती थी। तो अब इस पे रीज़न क्या है कि जब आप एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हैं, ज़रा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा शुरू से, तो यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ये अगर आपको नहीं पता है ना, तो फिर ये सब गलत-सलत दिखेंगे। तो मान लीजिए कि एक प्रोस्पेक्टस इश्यू किया गया कंपनी के द्वारा, तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। अब जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं।
कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, ठीक है? तो वो इन्विटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है। फिर वो प्रोस्पेक्टस देखा, तो शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑफर। और उसके बाद क्या होता है कि कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। तो ये कंपनी का डिस्क्रिशन होता है, याद रखिएगा। कंपनी किसको शेयर्स अलॉट करेगी, किसको नहीं करेगी, ये कंपनी का डिस्क्रिशन। तो कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो लिस्ट जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसको हमें शेयर्स अलॉट करना है, किसको नहीं करना है। ये पूरा पूरा डिस्क्रिशन उनका होता है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते कि साहब मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मेरे को अलॉट नहीं किया। नो, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। तो वो जो शेयर्स अलॉट करते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये स्टेप वाइज चलता है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर कंपनी ऑफर कर रही होती तो बात अलग थी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? इनविटेशन टू ऑफर कर रहे हैं। दे आर इनवाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर। और जब आप ऑफर करते हैं तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया। फिर ठीक उसी तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाते तो एक ब्रोशर आता है नी, स्कूल का ब्रोशर आता है या कॉलेज का ब्रोशर आता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है इनविटेशन टू ऑफर का। फिर उसको देख के स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं, तो वो कॉलेज में अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। वो क्या हो गया? ऑफर। अब कॉलेज आपको एडमिशन देगा कि नहीं देगा, ये कॉलेज का डिस्क्रिशन, वो एक्सेप्टेंस है। अगर अगर नहीं करता है तो आप उन पे क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल था। ठीक उसी तरीके से डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल। मान लीजिए आप मॉल में जाते हैं, वहां पे गुड्स डिस्प्ले में लगे हुए, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग टेंडर्स की बात करते हैं, एक शायद उसमें डिस्कस भी किया था लास्ट में। तो टेंडर क्या होता है? जो कि गवर्नमेंट निकालती है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, ब्रिज बनना है, रोड बननी है, वट। तो वो उन्होंने एक टेंडर निकाला, और उस पे जो आपके कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी, सॉरी, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज, वो जाके वहां पे प्राइस कोट करते हैं। अब जिसकी प्राइस पहले लॉस क्या चलते थे कि जो लोएस्ट प्राइस कोट करेगा हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं, गड़बड़ ये होना शुरू हुआ कि लोग लोएस्ट प्राइस तो कोट कर देते थे, फिर उसको बनाने के चक्कर में ब्रिज का मटेरियल वगैरह बेकार सा लगा दिया, और पता चला ब्रिज जो है इनॉग्रेशन के पहले ही गिर गया। तो अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे लॉज में चेंजेस ये किए गए कि उनकी मर्जी होगी वो किसको करते हैं, हाईएस्ट बिडिंग करने वाले को करते हैं या लोएस्ट है, मिडिल जो भी है वो उनका डिस्क्रिशन होगा। तो वहाँ पे टेंडर भी एक इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है, वो ऑफर नहीं है। अब अगर आपने जाके टेंडर पे प्राइस कोट किया, और प्राइस कोट करने के बाद गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा हम आपका नहीं दूसरे का करेंगे, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। आशा कर रहे हैं आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इसी तरीके से बताया जा सकता है। अब जैसे कैटलॉग होता है, बहुत सारी दुकानों पे आप जाते होंगे, कंपनीज में आप जाते होंगे, आप देखते होंगे कि वहां पे कैटलॉग दिया हुआ है प्रोडक्ट्स का। एक एग्जांपल जैसे कॉस्मेटिक्स में होता है, आप जाते हैं तो लिपस्टिक खरीदने जाते हैं तो उसके शेड्स जो होते हैं उसका एक बुकलेट बना के रखते हैं। अब आपने शेड देखे और शेड देख के पसंद किया और उसको खरीदा। सेम वैसे ही होता है, जैसे आपको पेंट वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो पेंट की जो दुकान होती है, एशियन पेंट्स और ये सब दुनिया भर के जो आते हैं, उसमें आप गए तो वो आपको एक कैटलॉग दिखाते हैं, उसमें अलग अलग शेड्स वो होते हैं, तो आपने उसमें से जो सेलेक्ट किया वो खरीदते हैं। तो वो जो कैटलॉग दिखा रहे हैं आपको, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है, वो ऑफर नहीं है। अब उसमें आप जब शेड्स पसंद करते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑफर, और उसके बाद जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल्स आप वो दिमाग में आ सकते हैं। मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट होता है, डिस्प्ले ऑफ मेन्यू एट रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू रखा होता है, वो भी इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है। तो ये सारे केसेस जो हो गए, मतलब अगर आपका इनविटेशन टू ऑफर के एग्जाम्पल में आता है, तो ये कहीं से भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि वो ऑफर कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें। क्लियर? तो यहाँ पे जो निशा है
उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो केस करते हैं कॉम्पेंसेट करने के लिए कि हमारा टाइम खराब हुआ, हमारे एक्सपेंसेस लगे, आप इसे कॉम्पेंसेट करिए, तो उनके पास राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन्विटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है, ये ऑफर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि रेफरेंस, मैंने कहा था हर बार मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा, क्योंकि रेफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन जानने के लिए आपने कहाँ जाके पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए क्या? डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, है नी? कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको देके बताया कि हाँ, ये दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर एंड यू शुड रेफर इट। तो आप बुक में, नेट पे, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं या मेरे नोट्स होंगे उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में ये डिफरेंस है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफर होगी, कौन सी इनविटेशन टू ऑफर होगी, ठीक? और अगर नहीं पता है तो बच्चे सब गलत-सलत लिख के आते हैं। और केस का जो रेफरेंस है वो हैरिस वर्सेस निकर्सन केस है, वो एग्ज़ैक्टली इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो हैरिस साहब जो थे, वो निकर्सन साहब का एडवर्टाइज़मेंट देख के वो भी कहीं दूर स्थान से चल के आए और उन्होंने जो है बिडिंग के लिए वहाँ पे देखा। तो पता चला कि जब वो पहुँचे, तो जो ऑक्शन सेल थी वो कैंसल की जा चुकी थी निकर्सन के थ्रू। तो इन्होंने ठीक उसी बेसिस पे केस फाइल कर दिया कि हमारा कॉम्पेंसेशन करिए, हमारा समय खराब हुआ, हमारे पैसे खराब हुए आने-जाने में। तो यहाँ पे भी वर्डिक्ट जो आया था वो यही था कि साहब वो ऑक्शन सेल का एडवर्टाइज़मेंट था, वो इन्विटेशन टू ऑफर का एग्ज़ाम्पल है और ऐसे केस में पार्टी बाउंड नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ आप हैरिस वर्सेस निकल्सन केस भी पढ़िएगा और डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर भी पढ़िएगा। उसके बाद फिर से इस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को देखिएगा, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको हर एक बात समझ में आएगी। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।